बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है, परिचय कराते हैं आपका। डॉक्टर वेद प्रकाश जी शौराण हमारे बीच में। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी सर, और डॉक्टर साहब के बारे में बताएं। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, अनेक आपकी पुस्तकों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, लघु कथाएं लिखते हैं। हरियाणवी में छोटी छोटी बात जो हम कभी कदा भूल जाया करते, तो लघु कथाओं के माध्यम से कोई और किसी माध्यम से आप सचेत करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा सा अपने साहित्यिक जीवन का थोड़ा सा चर्चा कर ले, प्लीज थोड़ा बताओ। संपूर्ण जी, अगर मैं अपने आप को एक साहित्यकार की नजर से देखता हूँ जी, तो वो कहीं 8वीं 9वीं क्लास में जन्मा था। अच्छा। हमारे एक शास्त्री जी होते थे और शनिवार को हम बाल सभा करवाया करते, और उन्होंने किसी बात पे मेरी कमर पे पीठ पे हाथ मारा, वेद प्रकाश तू बोलता बहुत अच्छा है। और उसके बाद तो बस धुन सी सवार हो गई। मुझे पढ़ने का शौक शुरू से ही रहा है। क्या बात है। लेकिन थोड़ा डॉक्टर साहब प्लीज बीच में रोकेंगे, मैं एक परिचय और बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अध्यापन क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और प्रिंसिपल रहे हैं अपने जो प्रदमेकी राम शर्मा जो कॉलेज है रोहतक में, वहाँ के भी और भी कई जगह अपनी सेवाएं दी हैं, सरकारी सेवा में रहे हैं और एज ए प्रिंसिपल आप सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये भी एक बताना जरूरी था कि अध्यापन क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब साहित्य से जुड़ता है तो शायद और निखर के आता है। बल्कि मैं इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा कि शिक्षक जैसा हमें एक काम करने को मिला, एक हमारा ये सौभाग्य रहा कि हम शिक्षक रहे। दूसरा सौभाग्य ये रहा कि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, तो हमारे जो संस्कार हैं मैं समझता हूँ शहर वालों से कहीं ज्यादा अच्छे रहे। मुझे नहीं पता आज के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम जिस पीढ़ी से हैं उस वक्त जो संस्कार हमने देखे हैं उस मामले में हम बड़े सौभाग्यशाली रहे हैं। और तीसरा शिक्षक भी हैं और शिक्षार्थी भी हैं, और फिर साहित्य में भी थोड़ी सी रुचि हो जाए तो मुझे लगता है जीवन सफलशाली हो जाता है और बहुत कुछ ऐसा हो जाता है इंसान के पास जो समाज को दिया जा सकता है। देखिए शौराण साहब, जो साहित्यकार होता है ना, वो समाज को एक आईना दिखाता है, एक दर्पण दिखाता है। देखो भाई, तुम इसे हो या तुम ऐसे थे, अब कहाँ हो गए और कैसा तुम्हारा आचार व्यवहार है। तो कहीं कुछ मन को संतोष मिला आपको ये सब कुछ? हाँ, मैं अगर सच बताऊं तो मैंने कभी भी लिखने के लिए नहीं लिखा जी। मैंने हमेशा तब लिखा जब लिखे बिना रुका ही नहीं गया। अरे वाह। जिस बात को मैं कहना चाहता था और कोई सुनने वाला नहीं या किसी के सामने उस पीड़ा को दिखाया नहीं जा सकता, उसे कलम के माध्यम से जब आप लिखते हैं। मुझे याद है मेरी पहली लघु कथा 1982 में छपी थी, जब मैं मात्र 22 साल का था। और वो समय ऐसा होता था जब अगर अखबार में आपने वेद प्रकाश शौराण का नाम देख लिया तो सारे हरियाणा में वो नाम जाता था। बहुत बड़ी बात। और मेरे पास जैसे कभी कोई बाद में मिला तो वो कहता है, सर हमने तो सोचा था कोई सफेद बालों वाले और कुछ इस तरह से होंगे, आप तो बिल्कुल यंग पड़े हैं, 25 साल के भी नहीं है ये वो। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि साहित्यकार एक बहुत ही संवेदनशील इंसान होता है। कुत्ता मरा पड़ा है या उसकी टांग टूट गई है या वो चिल्ला रहा है, दुनिया पास से जा रही है, पर साहित्यकार वहां से गुजर नहीं सकता। उसमें उसे प्रेम दिखाई देगा, उसमें करा दिखाई देगी, वो बहुत सारी चीजें देखता है। और शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वो जीवन बदलने की प्रक्रिया से गुजरता है। हम और आप कितने अच्छे इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, ज्यादा से ज्यादा एक आदमी की जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत असर डाल सकते हैं, उसको दवाई देके थोड़ा रिलीफ करवा सकते हैं। आप इंजीनियर है, एक बड़ा बढ़िया पुल बना सकते हैं, कोई और डिजाइन कर सकते हैं। पर अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, आप उसके जीवन को एकदम से बदल कर रख देते हैं। और मुझे कई बार इस तरह के कमेंट करने को मिलते हैं कि सर आपने ना, जब हम बीएससी में पढ़ा करते 1982 की बात है या 1987 की बात, आपने एक बात कही थी, और वो बात जब मुझे ऐसी की ऐसी वो बताता है तो मुझे लगता है यार मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लेता था, या मेरे लिए वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर विद्यार्थी ने उसे अपना सिद्धांत बना लिया जीवन का। क्या बात। और उसकी मतलब उसकी सोच ही बदल गई। देखो शौराण साहब, आपके भी कहीं ना कहीं कोई आइडियल होंगे, कोई आदर्श रहे होंगे आपके स्कूल टाइम के, आपके कॉलेज टाइम के। अभी मैंने जिक्र किया हमारे शास्त्री जी, आप माफ करेंगे मैं आपको बोलने हम यही पूछना चाह रहे हैं। हमारे जो शिक्षक थे शास्त्री जी, मुझे इतनी गजब की उन्होंने उच्चारण की बात करें या उसकी मात्राओं की बात करें, हिंदी का मेरा आज भी हिंदी के प्रोफेसर बतौर प्रिंसिपल जब मैं था, हम प्रेस नोट लिखा करते, तो हिंदी का प्रोफेसर मेरे पास लाता था कि सर एक बार आप देख लें। तो मैं कहा करता भाई मैं 12वीं पास हूँ हिंदी में, मुझसे क्या दिखाओगे? तो कहते नहीं नहीं। तो वो मेरे आदर्श रहे। मेरे फादर शिक्षक भी थे और एक अनुशासन प्रिय पिता भी थे जी। और कई बार तो मजाक में हम कहते हैं कि एक बार हमारे यहाँ ना KPS गिल साहब आए थे, मुझे याद है वो वाकया, इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज होता था। तो उनसे स्टेज से पूछा गया कि जी आपने पंजाब का आतंकवाद खत्म कर दिया, आपने अपने जीवन में सबसे पहला आतंकवादी कौन देखा? अच्छा। तो माइक पे हंसने लगे, कहते हैं मैं सच बताऊंगा आपको, सबसे पहला आतंकवादी तो हमारे घर में ही था और मेरे पिताजी थे जो कभी सुना ही नहीं करते, इतना गजब का अनुशासन उनका था।
तो मेरे आदर्श के रूप में अगर आप जानना चाहो तो वो मेरे पिताजी थे, जिन्होंने कभी भी अपने अनुशासन के साथ समझौता नहीं किया, बच्चों में संस्कार के साथ कभी समझौता नहीं किया। यहाँ शिवराम साहब हम ये कहेंगे कि पिता जो है ना एक ऐसी भूमिका में होता है, वो लाड भी करता है, प्यार भी करता है, लेकिन अपने बच्चे में कोई नुक्स नहीं देखना चाहता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही एक शिक्षक का होता है। शिक्षक जो है अपने शिष्य को देख करके बड़ा खुश होता है, उसकी सारी कमियों को वो बिल्कुल डिलीट कर देना चाहता है कि इसमें कोई कमी ना रहे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, वो पूरा बने। वो यही तो महानता है शिक्षक की। हाँ, पिता की भी यही है। पिता की भी यही है। पिता की चलो आप ये सोच सकते हो भाई उसको बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा, उसका नाम होगा, उसको पैसा मिलेगा। से एक अच्छा पिता ये नहीं सोचता, वो ये सोचता बस मेरा पुत्र जो है मेरे से 4 कदम आगे जाए। ये तो सोचता है। और शिक्षक को तो ये कुछ भी नहीं मिलना, फिर भी वो सोचता है। किसी भी शिक्षक का कोई भी स्टूडेंट अगर आगे जाता है और उसे पता चलता है या वो खुद कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसे जो खुशी मिलती है वो खुशी दुनिया में और कोई नहीं मिल सकती। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है शिवराम साहब, आज आप उस कालखंड में हैं, आप खुद पिता भी हैं, आप शिक्षक भी रहे हैं, और शिक्षक तो हमेशा शिक्षक ही होता है, जैसे जवान हमेशा जवान होता है, ठीक है ना, हमारा सैनिक। तो आज आपकी क्या मनोदशा होती है कि जब आप अपने शिक्षार्थियों को देखते हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों को, या आपके जो हाथ के निकले हुए हैं उनको, और वो कालखंड और आज की आपकी सोच, जिस पायदान पे आज आप खड़े हो, तो वहाँ क्या एक अनुभव आपका लगता है? मुझे लगता है जो हमारी जो पीढ़ी थी ना, उसके पास सीखने को बेशक बहुत कुछ था, लेकिन अभाव बहुत थे। आज उल्टा हो गया है। सीखने को जो चीजें थी वो हमने छोड़ दी हैं, कुछ तो सिखाने वाले ही खत्म हो गए। जब हमारे में बड़प्पन नहीं होगा तो हम औरों को बड़प्पन की कोई बात बता भी देंगे या कह भी देंगे तो कोई असर उस पर नहीं आएगा। संसाधन बहुत सारे हो गए हैं। इस सारी बात को अगर मैं एक छोटे से रूप में बताऊं तो वो ये कि जितनी भी तकलीफें और जितनी भी गलतियां, जितनी भी अनियमितताएं या लापरवाही हमने जवानी में की या विद्यार्थीपन में की, मुझे इस बात की टीस रहती है कि वो आज की पीढ़ी में ना हो। हाँ। और इसीलिए मैं विशेष तौर पर रिटायर होने के बाद, वैसे तो पहले भी जाता रहा हूँ, पर अब तो मैं इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ कि मैं उन गाँवों में जाऊँ, उन गरीबों में या उन जिनके पास संसाधन कम है, उन बच्चों में जाकर मैं बताऊं कि बेटा ये जो समय है ये इस तरह से गंवाने का नहीं है जिस तरह से हमने गंवाया था या जो लापरवाहियां हमने की थी। तो मुझे लगता है कि ये संस्कारों को जगाने का सबसे बढ़िया तरीका है और जिम्मेदारी भी। हाँ, जिम्मेदारी तो है ही है। जब तक आप में खुद में बड़प्पन नहीं होगा, खुद में कुछ सिखाने, बल्कि मैं तो इसको एक सेंटेंस में इस तरह से कहता हूँ, अच्छा शिक्षक या अच्छा वरिष्ठ नागरिक वही होता है जिसको देखकर, जिससे बात करके, जिसके सामने बैठकर आपको ये महसूस हो कि हाँ मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मुझ में भी ये गुण होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ बहुत जगह काम करने का अवसर मिला, कई मंच साझा किए हैं आपके साथ है, और आप जो वहाँ पर बैठ करके बच्चों को बताते हैं और बड़ों को बताते हैं, वो सुनने का अवसर व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी मिला है। और निश्चित रूप से वो एहसास कि हम भी कहीं कुछ ऐसा करें जो हमारे बड़े करके गए हैं, जो हम भूल गए हैं, वो करें। तो ऐसे में मेरा मन ये करता है कि जो जिम्मेदारी का शब्द मैंने प्रयोग किया कि आपने तो कहा कि वो दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम कमी छोड़ देते हैं, अपना ज्ञान अपने पास रखते हैं, उसका फैलाव नहीं करते, उसको बांटते नहीं। तो ये भी तो जिम्मेदारी बनती है। इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कहेंगे कि वही बड़प्पन वाली बात है। आपके पास अनुभव भी है पर आप उसे किसी को देना ही नहीं चाहते, बांटते नहीं, उसको बांटते नहीं है। और कई बार क्या होता है, हम बांटना चाहते हैं तो कोई लेने वाला नहीं है। हाँ, ये बात भी। बल्कि मैं कई बार मजाक करता हूँ कि मैं आदमी से 10 मिनट बात करके ये बता सकता हूँ कि उसको रिटायर हुए कितने साल हुए। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि जब आदमी रिटायर होता है तो उसे एक मलाल होता है कि मैं समाज को ये दूं, मैं समाज को वो दूं, और जिस वक्त उसे देना चाहिए था तब तो उसने दिया नहीं जी। और जब वो देने की कोशिश करता है तब उसकी कोई सुनता नहीं जी। 60 में रिटायर हुआ था, 58 में रिटायर हुआ था, उसे तुरंत लग जाना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहूंगा 55 में उसे लगना चाहिए था। हाँ। और उसके बावजूद भी वो नहीं कर रहा है तो फिर 60-65 पे उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, 70 पे तो उसके घर वाले भी उसकी बात नहीं सुनते। और अगर गलती से या बाई चांस कोई मेरे जैसा नमस्ते कर बैठे और उनसे पूछ लो ताऊ जी कैसे हैं, तो ताऊ जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? तो अनुभव बांटना, मतलब बड़प्पन तो होना ही चाहिए, और जो गुण आप में होगा वही बांट सकते हो। मैं आपसे कहूँ कि सच बोलना चाहिए और सारा दिन मैं झूठ बोलता हूँ तो वो बांटना नहीं हुआ, वो तो अपने आप को। क्योंकि जो ज्ञान है, जो
आदर्श जब तक वो व्यवहारिक नहीं होंगे हाँ, तब तक उनका कोई। आज का विद्यार्थी कहो, आज का युवा कहो, युवती कहो, इतने शार्प माइंडेड हैं, उनको सिखाने समझाने की जरूरत नहीं है। आप में गुण है, उनको दिखाई देगा, यकीनन वो उसे फॉलो करेंगे और वो अपने आप वहां पर ट्रांसफर होता है। बस ये है कि हमारे में वो बड़प्पन होना चाहिए। मैं याद करता हूँ हमारे दादाजी थे जी, हमारे ताऊ जी थे, सारे गांव में जब भी कोई चुनाव होता था, जैसे पंचायत का ही चुनाव होता था, मेरे दादाजी ये फैसला करके आ जाते थे कि इस बार हमारी तरफ से कौन नुमाइंदा होगा। अच्छा। और कोई पूछा नहीं करता कि महावीर का नाम आपने कैसे ले दिया जी, या रणबीर को आप कैसे कह रहे कि वो बनेगा इस बार। इतना ज्यादा उनका सम्मान था। वो सम्मान हमने क्यों खो दिया, हमारी पीढ़ी में क्यों नहीं है? तो मैं इसे विद्यार्थियों को या युवा वर्ग को दोषी नहीं मानता, ये दोष हमारे में है। जब हमने बड़प्पन खो दिया तो हमारा सम्मान भी घट गया। लोग कहते हैं सम्मान नहीं करते, सम्मान आज भी करते हैं, प्रोवाइडेड हमारे में सम्मान करने लायक कुछ हो। ये सवाल मेरे मन में था डॉक्टर साहब, और मैं चाह रहा था कि क्योंकि दो पीढ़ियों का जो एक अंतराल है उसमें कहीं न कहीं एक टीस की खाई है बीच में, कहीं न कहीं एक दर्द है। बड़े कहते हैं कि छोटे हमारी सुनते नहीं, छोटे कहते हैं इनके पास बैठ के करें कि अपनी पुरानी बात जो है वो उगड़ते रहते हैं, जुगाड़ी करते रहते हैं। उसके तो कहीं ना कहीं कुछ तो रास्ता होगा। तो संपूर्ण जी, मुझे तो साफ दिखाई देता है एज ए वरिष्ठ नागरिक जी, मेरा ये दायित्व है कि मैं उस जनरेशन के नजदीक जाऊं, बिना उनको तकलीफ दिए, बिना उनके निर्णयों के बीच में टांग अड़ाए। मुझे भी तकनीक, जो लेटेस्ट चीजें हैं, मुझे भी मोबाइल चलाना आना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए मेरा बेटा मेरी पोती उसमें क्या देख रही है जी। मुझे भी मालूम होना चाहिए उसकी मनस्थिति क्या है। एक विद्यार्थी है, उसने बीए किया है, एमए किया है, छटपटा रहा है नौकरी के लिए, और आप उसके सामने आदर्शों का भाषण देंगे, कैसे नहीं सुनेगा? वो नहीं सुनेगा। तो ये हमारा दायित्व ज्यादा है। जो जितना बड़ा है उसकी उतनी ही ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। जनरेशन का गैप पहले भी था, आज भी है, और लगभग रहा है, हर काल में है। भाई तकनीकी बदलेगी, समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की ज्यादा है। आप अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए ताकि वो आपकी बात को सुन सकें। लेकिन कई हमारे जो बड़े हैं वो बदलने को तैयार नहीं अपने आप। वो कहते हैं हमने जो कह दिया वो ठीक है, जो हमने देखा वो ही सही था। आज की पीढ़ी भाग दौड़, भागम भाग उसमें है, वहाँ फिर कहीं ना कहीं वो टेंशन जी साफ दिखाई देता है। अगर आप नेगेटिविटी में घुस गए, आपको युवा वर्ग में भी कमियां नजर आती हैं, राजनेताओं में भी कमियां आती हैं, देश का सत्यानाश हो गया, इसका हो, आप सारा दिन बड़बड़ाते ही रहते हैं जी। अच्छाई को भी तो बताइए ना। और जो लोग उस समय के साथ नहीं बदलते हैं, भले ही वो बुजुर्ग हों, भले ही वो महिलाएं हों, भले ही समाज का कोई भी वर्ग हो, वो हमेशा जमाने से पीछे रहता है। उसमें नया मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। आप नंबरों वाले मोबाइल से और ये टच फोन को पे नहीं आना चाहते हैं, हाँ, तो उसमें आपका पोता आपसे कैसे बात करेगा? वो तो यही कहेगा दादाजी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, या इनको कुछ पता ही नहीं है, वो मजाक उड़ाएगा, आपका सम्मान वैसे ही कम हो जाएगा। तो आपने कब ये अनुभव किया कि बस अब जो है अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए अगली पीढ़ी से मुकाबला भी? अरे सर, मैं आप अगली पीढ़ी, मैं तो इस बात से के लिए तैयार नहीं हूँ कि हम पीढ़ियों में कोई फर्क है। अरे वाह। और सबसे बड़ा फायदा अगर शिक्षक वर्ग का, वो भी खासतौर पर कॉलेज में रहने का है, तो वो ये है कि आप 60 साल की उम्र में भी 18 साल की, 20 साल की मनस्थिति को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप उनके बीच में रहते हो, हाँ, आप उनके जैसा बन के रहते हो, आप उनकी तरह सोचते हो, हाँ, तो बाद में भी आप कोशिश करिए ना उनके बीच में जाने की, उनसे बात करने की। अभी भी अगर मैं किसी गांव की शादी में जाता हूं तो मैं औरों से अपने आप को अलग पाता हूं। वहां की युवा पीढ़ी मुझसे बात करने के लिए आज भी तैयार है, जबकि लेकिन कई बार इंटरव्यू होता होगा, अरे प्रिंसिपल साहब हैं, अरे नहीं जाना, मुझे वो एक अपनापन, वो एक उनके कंधे पे हाथ रख के बात करना। संपूर्ण जी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे कभी भी इस बात से डर नहीं लगता कि विद्यार्थी कोई कुछ ऐसा ना कह दे। जो इंसान अपना काम अच्छी नीयत से, मेहनत से, शिक्षक है, क्लास में बहुत मेहनत करके पढ़ाता है, जितना नॉलेज है सारा का सारा ट्रांसफर करता है, वो छाती चौड़ी करके चलेगा। सारी उम्र कोई उसे ये नहीं कह सकता कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं था। तो ये डर जब नहीं होता ना, आप विद्यार्थियों के बीच में खुले उससे मन से जाएं, और वो बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। और कई लोग तो, कई विद्यार्थी तो कह नहीं पाते, झिझक होती है उनमें। प्रिंसिपल है, हमारे दिमाग में एक हवा बन जाता है। और अगर किसी बच्चे से, जैसे सोशल मीडिया पे मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप विद्यार्थियों से बड़ी आसानी से बात कर लेते हो, अरे मैं अपनी बेटी से कर लेता हूँ, बेटे से कर लेता हूँ, तो विद्यार्थी से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। आप उसकी मनस्थिति देखिए ना,
कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल जो 7,000 बच्चों से संपर्क में है, वो आपसे बात कर रहा है और आपकी छोटी सी समस्या के ऊपर वो डिस्कशन करना चाहता है, उसे कितना अच्छा लगता होगा और उसे कितना एक प्रेम भाव, एक आदर का भाव वहां से पैदा होता होगा। स्टेज पे खड़ा होकर बातें करना ही सिर्फ मायने नहीं रखता। वो बिल्कुल मतलब उस बच्चे को शायद रात को नींद भी ना आए, मेरे कंधे हाथ रख के बात करी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब मेरा एमएससी का रिजल्ट आया तो यूनिवर्सिटी ने मेरा रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में तो कर दिया, सेकंड ईयर में उसको पेंडिंग रख के मेरा रिजल्ट लेट कर दिया जी। और जब वो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग वाला ठीक हुआ तो मुझे पता चला मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ। अरे इतनी बड़ी गलती यूनिवर्सिटी ने की। तो अब जब मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा होता था और कोई विद्यार्थी मुझे आकर ये कह दे कि सर मेरा रिजल्ट लेट है, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे इतना गुस्सा और इतनी आक्रोश होता था। जो मेरे साथ बीती थी उस स्थिति में विद्यार्थी को पाता था और मतलब अपने पावर से ऊपर जाकर भी मैं उनकी मदद करता था। और किसी विद्यार्थी की आप मदद करोगे तो एक आदर का भाव पैदा होता है। जी जी जी। तो मुझे लगता है सम्मान अगर वरिष्ठ नागरिक को आज नहीं है तो वो हमारी वजह से नहीं है। अगर आप बच्चों से प्यार करोगे, उनके लेवल पर आकर सोचोगे, उनकी मनस्थिति में अपने आप को पाओगे तो यकीनन जनरेशन गैप भी कम होगा और आपका आदर भी बढ़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा वर्तमान स्थितियों की बात करते हैं। आपकी दिनचर्या, आपका अपना एक कालखंड का जो तजुर्बा है, उसको किस तरह से आप किस रणनीति तो नहीं कहेंगे, किस योजना के तहत आप उन तक जाते हैं, उनको बताते हैं, ताकि आपको भी रात को अच्छी नींद आए कि हाँ आज मैंने किसी को कुछ दिया, आज मैंने किसी को कुछ बताया, किसी का दर्द सुना या किसी का दर्द बांटा, चाहे वो आपके हम उम्र है या आपसे थोड़े से कनिष्ठ हैं या बच्चे हैं या जो भी हैं। मतलब ये भी कहीं आपको लगेगा कि मैं अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहा हूँ। नहीं, हम लेकिन मेरा जो रविवार का दिन होता है जी, वो तो व्यस्ततम दिन होता है। अच्छा। और शायद ही कोई ऐसा दिन मैं जाने देता हूँ जिस दिन मेरे दिन का कोई निष्कर्ष ना निकले। चाहे मुझे गरीब बच्चे जहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ विजिट करके आना पड़े, चाहे किसी सरकारी स्कूल में जाना पड़े, चाहे किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन करना पड़े कि भाई मुझे मौका दो, चाहे किसी दूसरी संस्था में जाना पड़े, चाहे कहीं ब्लड डोनेशन में जाना पड़े। हम सौभाग्यशाली है, रोहतक में कम से कम 50 ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं किसी भी सदस्यता के लिए या कहीं भी सम्मान के लिए नहीं जाता, पर किसी भी ऐसे मैं किसी भी ऐसे अवसर को नहीं छोड़ता, भले वो किसी जाति से हो, किसी धर्म का हो, कहीं हो, मैं अपने मन से वहां जाता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है वो करता हूँ। और जो मेरे बुजुर्ग हैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आपके पास अनुभव है ये दे दीजिए किसी को, इनको इकट्ठा करके क्या करना, क्या करेंगे? तो आपके पास इतना सारा पैसा है, किसी गरीब को, किसी झुग्गी वाले को। बल्कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है पिछले 6 महीने से। मैं सुबह 4:30-5 बजे शहर को जाता हूँ। उस दौरान आप देखोगे गत्ते चुगने वाले लोग घूमते हैं अक्सर। मुझे लगता है उन गत्ते चुगने वालों में काम करने की इच्छा है, इसका भी पक्का प्रमाण है। वो इतनी जल्दी उठ के काम कर रहे हैं, वो भीख मांगने में विश्वास नहीं करते, वो सफाई कराने में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन स्वरूप अगर सुबह कुछ देते हैं तो उनकी कितनी पॉजिटिविटी उससे आती है। मैंने ये रूल बना रखा है, भले ही मेरे लिए हो सकता है वो जो नोट मैं उसे देता हूँ उसको खास मायने नहीं रखता, लेकिन उसके लिए शाबाशी के तौर पर मैं उसको ये भी कहता हूँ शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा दिन याद है, किसी ने मुझे नोटिस किया। हाँ, तो अगर आप ऐसा कोई भी छोटा सा काम करते हो उसका समाज पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और इस तरह की कई संस्थाओं से जो जुड़ाव आपका है, हम व्यक्तिगत तौर पर मैं फिर वो कहूँगा, मुझे इतना अच्छा अनुभव है आपके साथ काम करके, आपके साथ कुछ समय बिताने का, तो कितनी खुशी मिलती है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, वहाँ जाकर के उनके साथ बैठ करके। मेरे से किसी ने पूछा कि सफलता किसे कहते हैं, तो मैंने उसका एक वीडियो भी बना रखा, बल्कि सोशल मीडिया पे मैंने 300 वीडियो डाल रखे। तो मैंने बताया कि कोई भी ऐसा काम जिसको करने के बाद अंदर से एक ग्रेटनेस की फीलिंग आती है, समझ लीजिए आपने जो आप चाहते थे वो कर दिया है। यही मुझे इंसान की सफलता नजर होती है। पैसा तो पता नहीं, कई बार तुक्के से भी आ जाता है, कई बार एंसेस्टर से भी आ जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर से आती हैं। पर जो खुशी आपने खुद कमाई है, खुद की वजह से, और वो दिखाने के लिए नहीं, आपको लगा यार मैंने इसे एक आदमी की, एक भिखारी की, एक बच्चे की लाइफ को मोड़ दे दिया, मेरी वजह से ऐसा हो गया, तो यू विल फील ए डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग। एक अलग तरह का आत्मविश्वास, एक अलग तरह की खुशी, और एक अंदर से लगेगा यार मैं धरती पे आया हूँ तो मैंने ये कम से कम, बहुत बड़ा महात्मा बनने की जरूरत नहीं है, छोटा मन से कर सकते हैं उतना कीजिएगा। मछली पकड़ के समुद्र में डाल रहा था, पीछे से आदमी ने कहा बड़ा बेवकूफ आदमी यार, 10,000 मछलियों में एक फर्क, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो उसने मुड़ के कहा भैया तेरी समझ में नहीं आएगी ये बात,
जो मछली मैंने फेंकी है ना उसको उठा के ला, उससे पूछ मैं कौन हूँ। अरे वाह, तो यही आदमी की अच्छाई होती है, इंसानियत है। हाँ, आप अपने आप को अच्छा इंसान बना लें, दुनिया का ठेका मुझे नहीं लगता उठाने की। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने। और आखिर के कुछ क्षणों के अंदर कुछ बातें और थोड़ा मन के अंदर है कि जैसे कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं जब आपके इस भावना को, समाज के प्रति समर्पण को, परिवार का कितना साथ मिलता है, परिवार में कितना आपको एक तरह से कहे कि आपका साथ दिया जाता है, या आप भी परिवार को साथ लेके चलते हैं कि देखो मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो समाज के लिए कर रहा हूँ, आइए इसमें हिस्सेदारी, या और आपके मित्र मंडली के लोग और आपके हम उम्र वो भी कितना आपका साथ देते हैं। असल में क्या है, आजकल परिवार के नाम पे भी बड़ा न्यूक्लियस फैमिली हो गई है। हाँ, छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं और भाई पति पत्नी। मेरी श्रीमती जी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस हैं, तो नेचुरल है सबसे पहला असर तो उन्हीं पे पड़ता है। और जब भी मैं कोई लघु कथा लिखता हूँ तो सबसे पहला पारखी वही होते हैं, वही पाठक होते हैं। और अगर उन्होंने उसको पढ़ लिया तो समझ लीजिए वो मैंने अच्छा लिखा है और वो रिकॉग्नाइज हो जाती है। हाँ, ये जरूर है भाई, आप तीसरे दिन अगर गाड़ी उठाए, आज यहाँ जा रहा हूँ, आज वहाँ जा रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत तकलीफ उनको होती है। सुबह खाना बना के वो स्कूल चले गए, मुझे वो दोपहर को खाना खाना था, मैं किसी सम्मेलन में घूम रहा हूँ, 3:30 बजे आकर उनको पता लगा खाना ऐसे ही रखा है, तो उन्हें लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही समाज सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन यकीनन, बल्कि मैंने जो पहला लघु कथा संग्रह लिखा तो उसकी पहली लाइन यही थी कि मैंने परिवार का जो समय चुरा कर साहित्य को दिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो परिवार का साथ तो जरूरी है। बेटा और बेटे मेरे दोनों ही अमेरिका में हैं, उनके कई बार फेसबुक पे या कहीं सोशल मीडिया में वो कुछ लिखते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। एक बार मेरे बेटे ने, जब मैं प्रिंसिपल बन के यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से और जींद मैंने ज्वाइन किया, तो उसने लिखा कि वो कहते हैं आज प्रिंसिपल बन गए, मेरे तो वो लाइफ के प्रिंसिपल शुरू से ही हैं। तो उसको पढ़कर मुझे लगा कि कितना बढ़िया तरीके से वो मुझे फॉलो करता है। और एक बार उन्होंने बेटिया ने लिखा था या बेटे ने लिखा था कि मेरे पापा को जब हमने शिक्षण के दौरान देखा तो हमें कोई अगर ये कहे मेहनत किया करो तो ये बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देख रखा है मेहनत किसे कहते हैं, अच्छा शिक्षक किसे कहते हैं। तो बच्चे का योगदान, सारे परिवार का, ये तो एक इकट्ठा सा समूह है। जब तक हम सारे के सारे उस बात को समर्थित ना करते हो तो वो बात आगे नहीं बढ़ती। तो बिल्कुल पूरा समर्थन और सहयोग मिलता रहेगा। और हमारे आकाशवाणी परिवार की अनेक शुभकामनाएं कि आपका ये जो जीवन का उत्तरार्ध है, जिसको कहिए संध्या काल कहते हैं कुछ लोग इसे, आप साहित्यकारों की भाषा में बहुत अलग अलग से शब्द हैं, तो ये हंसी खुशी से गुजरे, मन से गुजरे, आप औरों की सेवा करें, उसमें जो खुशी आपको मिलती है, दिन दोगुनी रात चौगुनी, उसके अंदर बढ़ोतरी हो, ये शुभकामनाएं हैं। संपूर्ण जी मैं ये कहना चाह रहा था, आज मैं जब इस वार्ता के लिए आ रहा था तो सोच रहा था कोई युवा और बहुत ही कम उम्र का मुझसे पूछेगा पता नहीं क्या क्या, और आपसे तो बिड़ंत कहूंगा मैं, ऐसे ये वार्ता नहीं है, आपने मुझ में से सब कुछ निकलवा लिया है। आपकी सेवाएं बहुत ही बढ़िया है और आपसे जब भी हम मिलते हैं मुझे प्रेरणा भी मिलती है, और आपका संबोधन, आपके पास जो शब्दों का चयन है वास्तव में मैं उसके कायल रहा हूँ हमेशा से ही। ये मानिए कि सब आप जैसे शख्सियतों से सीखा है ना। और यही बात है कि जब हम अपने आप को सुपात्र सिद्ध कर देते हैं तब सामने वाला कहीं ना कहीं देता है आपको। नहीं है, इस मामले में थोड़ा सा हम सौभाग्यशाली भी रहे। जो हमारे शिक्षक थे शायद आज हम वैसे शिक्षक नहीं बन पाए, उनमें तो वो तो गुणों का भंडार थे। चलिए, लेकिन आपके विद्यार्थी ये तय करेंगे कि आप कैसे थे। समय बदलता है, लेकिन व्यक्ति की मनस्थिति शायद ऐसी सी रहती है कि मैंने जो कुछ सीखा था दे दिया। वही बात है, जब आपको रात को अच्छे से नींद आए, जब आपको संतोषजनक नींद आए, सुबह प्रफुल्लित होकर उठे आप, समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक है। और आपकी इस सार्थकता को नमन, और आपके इस प्रयासों को आप जो भी करते हैं कभी न कभी कोई न कोई जरूर याद करेगा। और आज आप आए अपना समय निकाल के स्टूडियो में, डॉक्टर वेद प्रकाश शिवरान जी, मन के सारे उद्गार आपके लिए, सारे जो भावनाएं हैं वो आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और कोरोना काल के भी इस कालखंड में जो है आप सबको खुशियां बांटें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी, नमस्कार, थैंक यू।